Ethical consideration in research. These are objectives of the presentation. At the completion of this unit, learners will be able to define the terms related to ethics in research, discuss historical events of ethical mischiefs and evaluation of ethics as protecting human rights, discuss the ethical principles declaration of Helsinki and research code of ethics. So these are common terms that we are used in the एथिकल कंसिड्रेशंस. जो आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट भी जब बना रहे होते हैं तो उसमें एथिकल कंसिड्रेशन में ये सारी जो हैं टर्म्स आप लोगों ने यूज़ करनी होती हैं रिलेटेड टू द राइट्स एंड सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस एंड नॉन बेनिफिशेंस फॉर द पार्टिसिपेंट. द फर्स्ट टर्म इज एसेंट, अ सब्जेक्ट्स अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च. एसेंट may take place when the subject does not have the capacity to provide informed consent. For example, the subject is a child or mentally disabled but has the capacity to meaningfully assent. तो assent basically is a form of consent जिसमें जो है ऐसी consent या रज़ानामा जो एक्चुअली सब्जेक्ट की जगह जो है उसके जो गार्डियन हैं या पेरेंट्स हैं वो कंसेंट दे सकते हैं. इन द केस ऑफ जैसे बच्चे माइनर होते हैं तो अडल्ट्स की कंसेंट जो है वो खुद से दे सकते हैं. डिसीजन पावर उनकी जो है वो कर सकते हैं, उनकी अच्छी होती है. लेकिन चूँकि अगर आप ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपने डेटा बच्चों से कलेक्ट करना है या पेशेंट जो है वो अपना डिसीजन प्रॉपर नहीं ले सकता, सम सॉर्ट ऑफ मेंटली डिसेबिलिटी है, तो उनके जो गार्डियन हैं तो वो एसेंट यानी कि उनकी जगह पे कॉन्सेंट दे सकते हैं. ऑटोनॉमी, द कैपेसिटी फॉर सेल्फ गवर्नेंस, द एबिलिटी टू मेक रीजनेबल डिसीजन, अ मॉरल प्रिंसिपल बेरिंग इंटरफेस विद ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग. सो ऑटोनॉमी में इसके जो है नाम से पता चल जाता है कि सेल्फ गवर्नेंस है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग है. द राइट ऑफ अ पर्सन to give his or her own consent or decision making. So autonomous like जितने भी adults हैं और the people who are mentally stable and have the good mental ability to give the consent, so they are autonomous in their decision making. Anonymity की अगर बात करें, anonymity में providing anonymity of information collected from research participants means that either the project does not collect and identify information of individual subjects, for example name, address, email address, etc., or the project cannot link individual responses with participants identity. So जब आप ethical considerations write down करते हैं for the research paper तो आपने एनोनिमिटी का भी एक पोर्शन जो है वो मेंशन करना होता है कि एनोनिमिटी को हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी एड्रेस जैसे ईमेल एड्रेस जो डायरेक्ट सब्जेक्ट की जो है आइडेंटिफिकेशन कर देगा वो हम शो नहीं करेंगे. एनोनिमिटी को भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा. तो उसमें भी जो पेशेंट का नाम तो हमने किसी का भी नहीं जो है वो जब कलेक्शन ऑफ डेटा या आप लोग जो भी क्वेश्चन यूज़ करते हैं उसमें हमने नाम किसी का भी नहीं लिखना होता. वो जो रिसर्चर है जो कंडक्ट कर रहा है वो कोड्स इशू किए जाते हैं और किसी का ईमेल एड्रेस या उसके घर का एड्रेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी डायरेक्ट जो है आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ कर दे तो हम वो लोग नहीं करते हैं. हम एनोनिमिटी को भी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. कोई भी इस तरह से भी डाटा नहीं लिया जाता बायोग्राफिकल कि वो डायरेक्ट उसकी आइडेंटिटी को जाके शो कर दे किसी भी तरीके से. ओके, बेनिफिशियंस आ जाता है द एथिकल ऑब्लिगेशन टू डू गुड एंड अवॉइड कॉजिंग हार्म. तो जब भी हमने कोई भी रिसर्च करनी है या कोई भी हम लोग जो है रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस को हमने जो है प्रायोरिटाइज़ करना है कि पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को मैक्सिमम उससे बेनिफिट हो और उसमें कोई भी उसका फिजिकली या मेंटली हार्म ना हो. बाइस, द टेंडेंसी for research results to reflect the scientist or sponsor subjective opinions, unproven assumptions, political views or personal or financial interest rather than the truth or facts. So bias में discrimination कहने आप आ सकता है या आप डेटा के साथ जो है फेयर होके नहीं चलते हैं. उसमें जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर है या स्पॉन्सर है वो अपनी ओपिनियंस ऐड कर देता है
या अनप्रूवन अजम्पशंस को डाल देता है, जो उसकी अपनी थॉट्स हैं, या कोई पॉलिटिकल उसका बेनिफिट है उसके पीछे, या फाइनेंशियल या पर्सनल उसके इंटरेस्ट है, तो वो जो एक ट्रू डेटा है जो पार्टिसिपेंट का है उसके साथ मैनिपुलेशन कर देना, तो वो बायस कंसीडर होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जैसे कि आप लोग देख लें, रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स जो हैं हमारी फील्ड में होते हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि हमने उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी होती है। जो RCTs के लिए एन एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन टू टेस्ट द सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ अ टाइप ऑफ थेरेपी, जैसे हम किसी ड्रग का इफेक्ट देखने के लिए वो पेशेंट्स में, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, जैसे हम ड्रग्स की एफिकेसी को चेक करने के लिए करते हैं। ओके, कोरियन है, यूजिंग फोर्स, थ्रेट्स, इंटिमिडेशन टू मेक अ पर्सन कंप्लाई विद द डिमांड। तो फोर्सफुली किसी को खौफजदा करके, थ्रेट करके, उसको डरा धमका के डेटा लेना और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना, सो ये कोरियन में आएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी है, द ऑब्लिगेशन टू कीप सम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट। In science, confidential information typically includes private data pertaining to human subjects, papers or research proposals submitted for peer review, personal records, proceedings from misconduct inquiries or investigations, and proprietary data. सो कॉन्फिडेंशियलिटी में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी या क्लाइंट की, पार्टिसिपेंट की, जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, वो हर किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। उनको हम नंबरिंग देते हैं, उनकी कोडिंग्स करते हैं, और जो सिर्फ रेलिवेंट लोग होते हैं, लाइक जो रिसर्चर होता है या फिर बोर्ड के मेंबर्स या जो रिसर्च सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके अलावा डेटा की जो है किसी को अप्रोच नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, लॉकर में होना चाहिए। और ऐसे प्राइवेट डेटा जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट्स का डेटा हो और रिसर्च प्रपोजल हों, या पीर रिव्यू के लिए जो पेपर्स जमा करवाए जाते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स का पर्सनल डेटा होता है, या किसी मिसकंडक्ट के इंक्वायरीज़ के पेपर्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ऐसी सारी चीज़ों को हम जो प्राइवेट रखते हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन की जाती है, ताकि वो किसी तरीके से भी किसी की आइडेंटिटी लीक ना हो जाए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ आता है जहाँ बायस हो, रॉन्ग जजमेंट हो, फॉल्स डिसीजन मेकिंग्स हो, और रिसर्चर या जो कंडक्ट करवाने वाला है रिसर्च और या स्पॉन्सर है, वो उसमें अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स ऐड करने की कोशिश करे या डेटा को मैनिपुलेट करे बियॉन्ड द लीगल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ के, तो वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। A situation in which a person has a financial, personal, political or other interest which is likely to bias his or her judgment or decision making concerning the performance of his her ethical or legal obligations or duties. वो अपनी जो उसकी legal उसकी जो duties हैं, obligations हैं, उनको फॉलो ना करते हुए किसी भी तरह की डेटा या पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन के साथ बाइस करना और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स जो है जनरेट करना, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। ओके, डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्किन कलर, एथनिसिटी और जेंडर। तो लोगों को जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना, उनकी जो है स्किन कलर की जो है वो बेस पे, या फिर एथनिसिटी, वो किस जो है एथनिक से बिलोंग करते हैं, किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जेंडर में मेल फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। सो ये सारी जो है इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हमने जो है रिसर्च में इनको बिल्कुल भी नहीं लेकर आना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है हमने। एक्सपीडिटेड रिव्यू में एक क्विक रिव्यू होता है स्टडी का, लाइक जो स्मॉल स्टडीज़ होती हैं जिसमें मिनिमल रिस्क होता है या सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं, तो उसमें जो डेजिग्नेटेड पीपल होते हैं, जैसे आपके सुपरवाइजर्स हो गए या रिसर्च के परसेप्टर्स हो गए या मेंटोर्स हो गए, तो वो आपका क्विक रिव्यू करते हैं स्टडी का और फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसमें पूरा बोर्ड नहीं होता, लेकिन एक क्विक रिव्यू होता है जो कि स्टडी के रिस्क को और उनके पोटेंशियल जो है रिस्क और बेनिफिट्स को जज किया जाता है उसमें। इन ह्यूमन सब्जेक्ट्स रिसर्च रिव्यू ऑफ अ स्टडी बाय द चेयर ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और डेजिग्नेट जो लोग अपॉइंटेड होते हैं इंस्टेड ऑफ बाय द फुल बोर्ड. Expedited review may be conducted on new studies that pose minimal risk to subjects for continuing review in which a study is no longer recruiting subjects or on
amendments to approve studies that make only minor changes। तो ऐसी जो बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं होती उनमें माइनर चेंजेस करनी होती हैं, तो जो लोग आपके सुपरवाइजर होते हैं, डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड होते हैं, वो एक क्विक रिव्यू देते हैं और फिर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फैब्रिकेशन में मेकिंग अप डेटा और रिजल्ट्स आ जाता है कि आप उसमें जो एनालिसिस वगैरह करते हैं और रिजल्ट्स को जनरेट किया जाता है। फॉल्सिफिकेशन में जो है वो चेंजिंग ओमिटिंग अपनी मर्ज़ी की मैनिपुलेशन करना, डेटा चेंज कर देना, पार्टिसिपेंट्स के जो रिव्यूज़ थे, जो उनके रिस्पॉन्सेज थे या आंसर्स थे, उनको डिसिप्टिवली जो है मैनिपुलेट कर देना, चेंज कर देना, तो ये अपनी मर्जी के रिजल्ट्स जनरेट करना, दिस इज फॉल्सिफिकेशन। इन्फॉर्म कंसेंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फ्री एंड इन्फॉर्म डिसीजन सच एज टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च। Individuals who provide informed consent must be legally competent and have enough decision making capacity to consent to research. Research regulations specify the types of information that must be disclosed to the subject. तो informed consent में हमने जो रिसर्च है, जो रिसर्चर है, जो कंडक्ट करवा रहा है रिसर्च को, उसे क्लियरली जो है वो रिसर्च से रिलेटेड जो है इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को, पोटेंशियल बेनिफिट्स का भी बताना चाहिए, उन्हें इलेबोरेट करना चाहिए कि रिसर्च में किसी किस्म का हार्म नहीं है, उन्हें जो है एक मुकम्मल तौर पे आज़ादी है, वो किसी भी टाइम क्विट कर सकते हैं और उनको एज आ जो सब्जेक्ट लिया जा रहा है उनकी इंफॉर्मेशन कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं होगी, उनकी एनोनिमिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो इन्फॉर्म कंसेंट हमारे जो नर्सिंग फील्ड है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो हम पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट, उसको पहले प्रॉपर्ली प्रोसीजर के बारे में बताया भी जाता है और उनसे रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन भी ली जाती है। ओके, अदर वन इज़ IRB है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, अ कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड overseeing human subjects research। and IRB may also be called Research Ethics Committee, REC भी इसको कहते हैं, और Research Ethics Board, REB भी कहते हैं। IRBs usually include members from different backgrounds and disciplines with institutional and outside members, scientists and non जो है scientists। ओके, जो IRB है लाइक आप लोगों का जो बैचलर्स लेवल है, RN लेवल है, यहाँ पे IRB होता है, उसके बाद PhD MSN लेवल होगा, तो उसमें REC को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो रिसर्च एथिकल कमेटी या इंटरनल जो है रिव्यू बोर्ड होता है, उसमें क्या किया जाता है, आपकी स्टडी देखी जाती है, उसको वैल्यूएट किया जाता है कि इसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पार्टिसिपेंट्स के लिए हार्म तो नहीं है, कोई ऐसी स्टडी तो नहीं है जिससे उनकी मेंटल या फिज़िकल हेल्थ जो है इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये सारी कमेटी के मेंबर डिसाइड करते हैं। उसमें लाइक बायोस्टैटिशियन भी होते हैं, उसमें आपके इंस्टीट्यूट के लोग भी होते हैं, जो रिसर्च एक्सपर्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा जो एथिकल कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो लोग भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और एक्सटर्नल को भी उसमें शामिल किया जाता है कि अपने इदारे के लोगों के अलावा बाहर के लोगों की भी वैल्यूएशन ले ली जाए। तो दिस इज़ IRB। तो ये आपने एथिकल कंसिडरेशन में IRB की परमिशन को मेंशन करना होता है। नॉन कंप्लायंस है द फेलियर टू कंप्लाई विद रिसर्च रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज और एथिकल स्टैंडर्ड। सीरियस और continuing non-compliance in human subject research should be promptly reported to the institutional review board and other authorities। So non-compliance में ऐसी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में फ़ेल हो जाते हैं। आप पॉलिसीज़ REC की नहीं फॉलो कर रहे, IRB की पॉलिसीज़ नहीं फॉलो कर रहे, और आप अथॉरिटीज़ या जो भी इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड है उसको प्रॉपरली आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं रिलेटेड टू योर रिसर्च कि ये क्या इसका इम्पैक्ट है। सो दिस इज़ नॉन कंप्लायंस। प्लेजरिज्म को आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया कि किसी के भी काम को उठा के उस पर अपने नाम का लेबल लगा के विदाउट प्रॉपर साइटेशन, विदाउट प्रॉपर क्रेडिट के उसको प्रेजेंट कर देना। सो दिस इज़ प्लेजरिज्म। मिस प्रेजेंटिंग समवन एल्स क्रिएटिव वर्क, फॉर एग्जांपल वो किसी के वर्ड्स भी हो सकते हैं, उनका मेथड हो सकता है, पिक्चर्स या आइडियाज़ और डेटा एज ओन्स विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, साइटेशन और रेफरेंस इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। विदड्रॉल एक ऐसी कह लें शिक होती है या एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमने ये राइट है पार्टिसिपेंट का कि वो किसी भी टाइम चाहे, ये हमने एथिकल कंसिडरेशन में मेंशन करना होता है, वो स्टडी से विदड्रॉ कर सकता है। ही और शी हैज़ द फ्रीडम to withdraw from the study. Removing a human subject research from a study, subjects may voluntarily withdraw or be withdrawn by the researcher to protect them from harm or ensure the integrity of the study. Subjects who withdraw from a study may request to have their samples removed from the study
या डिस्ट्रॉयड। ये रिसर्चर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट की फिज़िकल या मेंटल हेल्थ को हार्म के चांसेस हैं तो वो उसको विदड्रॉ कर दे, प्रॉपर उसको बता के एक्सप्लेन करके कि आपको इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो खुद भी विदड्रॉ कर सकते हैं, रिसर्चर भी विदड्रॉ कर सकता है और उनका जो डेटा होगा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, दीज आर हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कोड्स एंड रेगुलेशन। सो जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो कोड ऑफ एथिक्स को और एथिकल कंसिडरेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। सो कोड ऑफ एथिक्स रिलेटेड टू रिसर्च जनरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे, क्योंकि बहुत पहले लाइक 1940s में और 1986 में जब एक्सपेरिमेंट्स होते थे तो पार्टिसिपेंट्स या ह्यूमन बींग्स या जो पेशेंट्स होते थे उनको ब्रूटली ट्रीट किया जाता था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। जो लाइक प्रिजनर्स थे या जो लोग कह लें कि पुअर कह लें कम्युनिटी से लिंक करते थे, तो उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो थी स्टडीज़ की जाती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल टू रिस्क थे फिज़िकल और मेंटल। तो बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया। उसके बाद जो है कोड ऑफ एथिक्स बने रिलेटेड टू रिसर्च, स्पेशली जो जिसमें सब्जेक्ट्स ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। तो इसी तरह उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स सेट किए गए कि कौन सी स्टडीज़ जो हैं की जा सकती हैं और किस तरह उनके प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन उनके क्या राइट्स होंगे। आइदर वो सिंपल क्रॉस सेक्शन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं या आरसीटीज़ हैं या कोई भी जो है वो ट्रायल्स हैं, तो उनमें कोड ऑफ एथिक्स सेट किए गए ताकि पेशेंट्स या पार्टिसिपेंट्स को किसी किस्म का फिजिकल या मेंटल जो है हार्म ना हो। सिंस द 1940s 4 experimental projects have been highly publicized for their unethical treatment of human subjects. The Nazi medical experiments, जिनको नाजी ट्रायल्स भी कहा जाता है, टुस्केजी सिफल स्टडी थी, विलोब्रुक स्टडी थी एंड द जूइश क्रॉनिक डिजीज़ हॉस्पिटल स्टडी थी। ये वो 4 ट्रायल्स थे जो इस कदर कह लें ब्रूटली या इतना जुल्म किया गया लोगों पे, तो इनके बाद कोड ऑफ एथिक्स सेट किए गए। ऑल्दो दीज वर बायोमेडिकल स्टडीज़ थी ये, जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे वो ह्यूमंस थे एंड द प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर्स वर फिजिशियंस, और उसमें फिजिशियंस जो थे वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर थे। Evidence just that nurses understood the nature of the research, identify potential research subjects, delivered treatments to the subjects and served as a data collector. So ये सारे काम जो है नर्सेज एज अ नर्सिंग रिसर्चर कर रही होती हैं, तो उनके लिए जो है कोड ऑफ एथिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग डिफरेंट क्लिनिकल एरियाज़ में भी काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, डेटा भी कलेक्ट कर रही हैं, पेशेंट्स के ऊपर इंटरवेंशंस भी कर रही हैं। सो बीइंग अ नर्सिंग रिसर्चर हमें इन कोड ऑफ एथिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। दीज अनएथिकल स्टडीज़ डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर नर्सेज वाइल दे आर रिव्यूइंग, पार्टिसिपेटिंग और इन conducting nursing or biomedical research. These studies also influence the formulation of ethical codes and regulations that currently direct the conduct of the research. तो ये वो सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अनएथिकल कंडक्ट किए गए, क्योंकि नर्सिस का जो है वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं क्लिनिकल साइड पे आप ले लें, एजुकेशनल साइड पे ले लें, तो सब्जेक्ट्स ह्यूमन बींग्स हैं। सो बीइंग अ नर्सिंग रिसर्चर हमें कोड ऑफ एथिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सो नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स जो थे डेट आर आल्सो नोन एज नाजी ट्रायल्स, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं नाजी जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स थे 1933 टू 1945 के दरमियान में किए गए, ठीक है। और ये जो थे थर्ड रिच इन यूरोप परफॉर्म एट्रोशियस अनएथिकल मेडिकल एक्टिविटीज़ थी जो कि गैर कानूनी थी। द प्रोग्राम ऑफ द नाजी रेजिमेंट इंक्लूडेड स्टरलाइजेशन, euthanasia and medical experimentation for the purpose of producing a population of racially pure Germans who were destined to rule the world. नाजी ट्रायल्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे लाइक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे, जो फिजिशियंस थे, तो उन्होंने कहा कि हम प्योर जो है जर्मन्स प्रोड्यूस करेंगे। हमने जो ये जो है यूरोप के लोग जो हैं उन लोगों ने स्टरलाइजेशन करना शुरू कर दी नाजी रिजिमन के लोगों की। इवन दो यूथेसिया आपको पता है कि जो डेथ की तरफ जो है लेके जाता है, ठीक है। एक जो नॉन नेचुरल डेथ कह लें उसको, आर्टिफिशियल जो है प्रोसीजर्स यूज़ करके जो है पेशेंट की डेथ करवाई जा रही थी, उनको स्टरलाइज किया जा रहा था, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे ताकि वो उनकी नस्ल कशी कर सकें, सो ताकि जो पीछे जो रह जाए लोग वो प्योर जर्मन रह जाए।
The medical experiments were conducted on prisoners of war and persons considered to be ratio valueless such as Jews जो थे who were confined in concentration जो है concentration camps। तो ऐसे लोग जो कैदी थे, जो जंग में हारे हुए लोग, उनको कैदी बन के आ गए। इसके अलावा जो पुअर लोग थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, या जो जूस थे, उनको उन्होंने पकड़ के तो उनको जो है स्टरलाइजेशन के उनके ऊपर मेथड्स करना शुरू कर दिए, उनकी स्टरलाइजेशन कर दी, यूथनेसिया कर दिया और उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स। द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व एक्सपोजिंग सब्जेक्ट्स टू हाई ऑल्टीट्यूड्स, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, मलेरिया, पॉइजन, स्पॉटेड फीवर or untested drugs and performing surgical procedures usually without any form of anesthesia for the subjects. Extensive examination of the records from some of these studies indicated that they were poorly conceived and conducted. Thus, this research was not only unethical but also generated little, if any, useful scientific. So, ये research unethical तो थी ही और इसमें जो है scientifically जो है knowledge बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया गया। ह्यूमन्स को बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया गया, उनको हाई अल्टीट्यूड फ्रीजिंग पॉइंट्स पे रखा गया, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो थे वो पेनिट्रेट किए गए। उसके अलावा उनको विदाउट एनेस्थीसिया उनकी जो थी प्रोसीजर्स किए गए। सो दिस वाज अ हाई लेवल ऑफ अनएथिकल प्रोसीजर। नाजी ट्रायल्स ने जो है बहुत सारे रूल्स को ब्रेक डाउन किया जो कि ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ थे। The selection of subjects for these studies were racially based, unfair, and the subjects had no choice. बिल्कुल जो थी अनफेयर स्टडी थी और इसमें पार्टिसिपेंट्स को कोई चॉइस, कोई उनको राइट नहीं दिया गया, इवन दो उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। They were prisoners who were forced to participate. As a result of these experiments, subjects frequently were killed or they sustained permanent physical, mental, and social damage. So उनको ज़बरदस्ती जो है पार्टिसिपेट करवाया गया, जिसके रिजल्ट में बहुत सारे लोगों की डेथ होगी और कुछ को परमानेंट जो है वो डिसेबिलिटी होगी। ओके, इन सब ट्रायल्स के बाद जो न्यूरम्बर्ग कोड बनाए गए उसमें ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंगली कोड ऑफ एथिक्स सेट किए गए। Those involved in the Nazi experiments were brought to trial before the Nuremberg tribunals and their unethical research received international attention. So जब इतने सारे लोग मर गए और इतना ब्रूटली बिहेव किया गया तो इंटरनेशनल लेवल पे इस अनएथिकल इशू की तरफ जो है रिसर्च की तरफ तवज्जो दिलवाई गई। तो उसमें ये हुआ कि मिस ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन दी स्टडीज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरम्बर्ग कोड बनाए गए that was developed in the 1949. Table on the next slide present this code, ये आप लोग देख सकते हैं। ये 1949 में जो थे कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए कि अगर रिसर्च कंडक्ट की जाएगी और उसमें सब्जेक्ट्स ह्यूमन होंगे तो हमने इन जो है कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है ताकि किसी को भी फिजिकली या मेंटली जो है हार्म ना हो सके। तो दीज आर न्यूरम्बर्ग कोड्स, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेने। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है जो न्यूरम्बर्ग कोड जो थे बेसिस फॉर द डेवलपमेंट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द हेलसिंकी विच वाज अडॉप्टेड इन 1964। तो डेट्स आप लोगों ने याद रखनी है एंड रिवाइज 7 टाइम्स विद द मोस्ट रिसेंट इन 2004 बाय द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। सो आहिस्ता आहिस्ता इनको रिवाइज किया गया, गाइडलाइंस और मज़ीद इम्प्रूव की गई और ज़्यादा जो थे ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए उसमें एडिशन किए गए। मेजर फोकस ऑफ द इनिशियल डॉक्यूमेंट वॉज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ थेरापेटिक रिसर्च फ्रॉम नॉन थेरापेटिक रिसर्च। तो उसमें जो मेजर फोकस है वो थेरापेटिक रिसर्च और नॉन थेरापेटिक रिसर्च के कोड ऑफ एथिक्स को सेपरेट करना था, क्योंकि थेरापेटिक में आपको पता है हम ड्रग्स का इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं, नॉन थेरापेटिक में ऐसी कोई इंटरवेंशन नहीं होती। सो थेरापेटिक इंटरवेंशंस के कोड से सेपरेट से सेट किए गए और नॉन थेरापेटिक रिसर्च के सेपरेट। थेरापेटिक रिसर्च प्रोवाइड्स पेशेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दैट माइट हैव बेनिफिशियल रिजल्ट। सो जिसमें क्या है कि वो रिसीव कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। नॉन थेरापेटिक रिसर्च इज कंडक्टेड टू जनरेट नॉलेज फॉर अ डिसिप्लिन। द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी माइट बेनिफिट फ्यूचर patients but probably will not be benefit those acting as a research participants or research subjects. So non therapeutic research होती है वो as a knowledge, as a guide, as a education जो है आने वाली जो theories हैं या पढ़ने वालों के लिए वो एक नॉलेज जनरेट कर रहे होते हैं, बट डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स को उनसे कोई बेनिफिट नहीं होता जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में जो है फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने ऐड किए। इन्वेस्टिगेटर शुड प्रोटेक्ट द लाइफ, हेल्थ, प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। द इन्वेस्टिगेटर शुड एक्सरसाइज ग्रेटर केयर टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम हार्म इन नॉन थेरापेटिक। सो इन्वेस्टिगेटर को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पार्टिसिपेंट की हेल्थ, उसकी प्राइवेसी और उसकी डिग्निटी हमेशा मेंटेन रहे और ऐसी रिसर्च जो कंडक्ट करवाएं जिसका जो है वो रिस्क जो है
पोटेंशियली कम हो और बर्डन जो है बिल्कुल भी ना हो और उसके बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पार्टिसिपेट करने वालों के लिए भी और आने वाली जो है वो रिसर्चेस के लिए भी वो हेल्प। द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी इज दैट रिसर्चर्स मस्ट use extreme caution in studies where participants receive a placebo, which means they receive a sugar pill, not a specific drug treatment। ठीक है, तो उसमें एडिशन किया गया कि प्लेसबो लाइक एक शुगर की टैबलेट दे दी जाए पेशेंट को ड्रग की जगह। तो ये एक्सट्रीम कॉशन के साथ जो है वो डिक्लेरेशन में इस चीज़ को ऐड किया गया। ओके, फेयर जो है वो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, रिसर्चर की तरफ से बाइस नहीं होना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेंट को डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्रोसीजर्स बता रहे हैं तो उससे उसको बेनिफिट भी होना चाहिए। द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी आर अवेलेबल ऑनलाइन, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च करें और आपने न्यूरम्बर्ग के कोड में से आपको हेल्प आउट चाहिए तो ये लिंक दिया गया, उसमें आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो जो टस्कीजी सिफल स्टडी है, इसमें भी जो सिफल्स के थे वायरस था वो इंट्रोड्यूस उसमें पेनिट्रेट किया गया लोगों की बॉडी में, फिर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, देखा गया कि किस तरह इफेक्ट करता है। सो दिस स्टडी वाज कंडक्टेड इन अफ्रीकन अमेरिकन मैन इन द स्मॉल रूरल टाउन ऑफ टस्कीजी, अलबामा में। This study, which continued for 40 years, was conducted to determine the natural course of syphilis in African American men. Many of the subjects who consented to participate in this study were not informed. उनको बताया नहीं गया था कि आपके किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इसके क्या आपको रिस्क जो है पोटेंशियल इसके हार्म क्या हो सकता है। About the purpose and procedures of this research, some were unaware that they were subjects in a study. कुछ को तो पता ही नहीं था कि वो स्टडी में एज अ पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट जो है वो उसमें इंक्लूडेड है। ओके, 1936 में it was apparent that the man with syphilis had developed more complications than those observed in the man in the control group. So ऐसे लोग जो कंट्रोल ग्रुप में थे उनकी निस्बत जो जिनको ऐसे ही छोड़ दिया गया उनमें इंट्रोड्यूस करवा के सिफिल्स के ऑर्गेनिज्म, तो वो ज़्यादा रिस्क। 10 years later the death rate among those with syphilis was twice high as it was for the control. The subjects were examined periodically but were not treated for syphilis even when penicillin was determined to be an effective treatment for the disease in 1940. So जब ये सारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो 1940s में जो थी पेनिसिलिन हालांकि बन चुकी थी लेकिन फिर भी उनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई, उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। इंफॉर्मेशन अबाउट एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस वाज विदहेल्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट्स एंड डेलिब्रेट स्टेप्स वर टेकन टू डिप्राइव देम फॉर ट्रीटमेंट। तो उन्हें क्या था, जिनमें सिफिलिस के जो थे वो जरासीम उनमें पेनिट्रेट किए गए तो उनको कुछ लोगों का जो ट्रीटमेंट चल रहा था उनको भी विद होल्ड कर दिया गया फर्दर रिजल्ट्स देखने के लिए कि इनमें किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। 1936 में जो टस्कीजी की रिपोर्ट दी गई उसमें क्या था, एडिशनल पेपर्स वर पब्लिश्ड एवरी 4 to 6 years में उसके साथ जो थे एडिशनल पेपर्स पब्लिश्ड हुए। नो एफर्ट वाज मेड टू स्टॉप दिस स्टडी। इनफैक्ट इन 1969 द सेंटर्स ऑफ डिजीज़ जो CDC ने जो था उसको डिसाइडेड दैट द स्टडी शुड कंटिन्यू, तो उन्होंने कहा कि इसको कंटिन्यू करने दें। इन 1972 एन अकाउंट ऑफ दिस स्टडी इन द वाशिंगटन स्टार स्पार्क्ड पब्लिक आउटरीच ओनली then did the Department of Health, Education and Welfare stop the study। तो 1972 में वाशिंगटन में डिपार्टमेंट जो है मूवमेंट में आया, उन्होंने कहा कि इस स्टडी को जो है रोक दिया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन हार्म है। स्टडी वॉज इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड टू बी एथिकली अनजस्टिड थी, अनएथिकल स्टडी थी, ह्यूमन राइट्स और बेनिफिट्स के खिलाफ थी, तो उन्होंने कहा जी इसको रोक दिया। ओके, विलो ब्रॉक की स्टडी है फ्रॉम द मिड 1950s में स्टार्ट हुई और अर्ली 1970s तक हुई। डॉक्टर सॉल जो है क्रुगमैन कंडक्टेड रिसर्च ऑन हेपेटाइटिस एट विलो ब्रुक एंड इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड इन स्टेटन आइलैंड, न्यूयॉर्क में एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे जहनी जो कमज़ोर या रिटार्डेड लोग थे उनके ऊपर ये स्टडी की गई। उनको डेलिब्रेटली इन्फेक्टेड किया गया हेपेटाइटिस के वायरस को, और वहाँ पे स्पेशली बच्चों में हेपेटाइटिस का वायरस जो था 20 साल तक विलो ब्रुक स्टडी जो है इसको जो था ड्यूरिंग 20 year स्टडी विलो ब्रुक क्लोज इट्स डोर्स टू न्यू इमेज बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडेड कंडीशंस। लाइक वहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे तो उनको एज अ रिसर्च पार्टिसिपेंट भिजवा दिया गया। बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस के वायरस इंड्यूस किए गए, उनके पेरेंट्स जो थे वो मजबूर थे, उनसे पूछे बगैर जो थे, कुछ को तो जो है बताया भी नहीं गया था और कुछ के पेरेंट्स इतने मजबूर थे कि उन्होंने कंसेंट दे दी कि ठीक है आप। However, the research was continued to admit new inmates and parents had to give permission for their child to be in the study to gain admission to the institution।
और वो क्या थे, मजबूर थे कि वो इंस्टीट्यूशन को परमिशन दे देते कि ठीक है आप हमारे बच्चों को स्टडी करें। जो 1950 से 1970 के दौरान पब्लिश्ड आर्टिकल्स थे वो उन्होंने जो है स्टडी के प्रोटोकॉल्स और फाइंडिंग्स जब की तो दे साइड के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने जो बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस के वायरस को जो था इंजेक्ट किया, ठीक है, और फिर उनको एडमिट करके उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। दे ऑल्सो स्ट्रेस द बेनिफिट्स द सब्जेक्ट्स रिसीव्ड विच वर अ क्लीनर एनवायरनमेंट, बेटर सुपरविजन एंड अ हायर नर्स पेशेंट रेशियो ऑन रिसर्च वार्ड। उन्होंने क्या किया कि वो जो उन्हें एक केयर मिलनी चाहिए थी उसको भी स्ट्रेस आउट किया, प्रॉपर उनको इन्वायरमेंट नहीं जो है दिया। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी दिस अनएथिकल स्टडी कंटिन्यूड अंटिल द अर्ली 1970 तक जो है इस तरह की अनएथिकल स्टडीज़ जो थी वो होती रही। जूइश जो थी क्रॉनिक डिजीज़ हॉस्पिटल स्टडी, अनदर हाईली publicized unethical study was conducted at the Jewish Chronic Disease Hospital in the New York in 1960. इस स्टडी का पर्पज़ ये था कि डिटर्मिन पेशेंट्स रिजेक्शन रिस्पॉन्सेज टू लाइव कैंसर सेल्स, कि एक नॉर्मल हेल्दी जो पीपल थे उनके अंदर जो थे लाइव कैंसर सेल्स को इंजेक्ट किया गया और उनके रिजल्ट्स को देखा गया। 22 participants were injected with a suspension containing live cancer cells that had been generated from human cancer tissue. तो उन्होंने जो कैंसरस ह्यूमन टिश्यूज़ थे उनमें से उन्होंने लाइव कैंसर सेल्स लिए और 22 पार्टिसिपेंट्स में उनको इंड्यूस कर दिया। बिकॉज रिसर्चर डिड नॉट इन्फॉर्म दिस पेशेंट्स दैट दे वर taking part in research or that the injections they received were live cancer cells, their rights were not protected. तो उन लोगों को बताया भी नहीं गया था कि आपको जो स्टडी में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है उसमें आपके बॉडी के अंदर लाइव कैंसर सेल्स जो हैं वो इंजेक्ट किए जाएंगे। सो दिस वाज आल्सो वेरी बिग अनएथिकल कंडक्ट इन द अर्ली 1960s. So the study was never presented for review to research committee of the Jewish Chronic Disease Hospital, and the physicians caring for the patients were unaware that the study was being conducted. The physicians directing the research was an employee of the Sloan Kettering Institute of Cancer Research, and there was no indication that this institution had conducted a review of the research project. So इस रिपोर्ट को पब्लिसाइज्ड नहीं किया गया था कि इस तरह की भी कोई रिसर्च यहाँ पे हो रही है, इवन दो फिजिशियंस को भी अनअवेयर रखा गया और इसको कॉन्फिडेंशियल लाइक उन्होंने जो है पब्लिसाइज भी नहीं किया और ये मिसकंडक्ट भी वो लोग करते। दिस अनएथिकल स्टडी वाज कंडक्टेड विदाउट द इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड विदाउट इंस्टीट्यूशनल रिव्यू एंड हैड द पोटेंशियल टू इंज्योर, डिसेबल और कॉज द डेथ ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट्स। तो उन्होंने हॉस्पिटल की जो थी IRB और जो अटेंडेंट्स या पेशेंट्स या जो थे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी अनअवेयर रखा। सो दिस इज़ द हाई लेवल ऑफ द अनएथिकल misconduct. The study was stopped immediately and steps were taken to ensure proper care for the patients exposed to the cancer cells and the review of all future research to be conducted in the एजेंसी। तो जब इस पे फोकस किया गया या ये इंफॉर्मेशन में आई स्टडी तो फ़ौरन से पहले जो है इसको स्टॉप करने के लिए एजेंसीज जो है वो एक्शन में आई। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर 1973 regulations for the protection of human research subjects. The continued conduct of harmful and unethical research from the 1960s to 1970 के दरमियान जितनी भी harmful unethical research conduct हुई थी उनका एडिशनल कंट्रोल नेसेसरी था। 1973 में जो था DHEW published its first set of regulations for the protection of human research subjects. पहली जो ethical considerations दी गई 1973 में DHEW की तरफ से। These regulations also provided protection for persons having limited capacity to consent. ऐसे लोग जो जिनकी लिमिटेड कैपेसिटी है कंसेंट देने की, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, जो इल हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, इम्पेयर्ड और नियर टू डाई हैं, उनसे रिलेटेड भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। और उसके अलावा ह्यूमन सब्जेक्ट्स है टू अंडरगो फुल इंस्टीट्यूशनल रिव्यू, के बोर्ड भी रिव्यू करेगा कि ये जो सब्जेक्ट रिसर्चर या कंडक्टर करने जा रहा है ये फुली जो है एथिकल कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंगली है, इसमें कोई ह्यूमन रिस्क या हार्म तो नहीं है। However, reviewing all studies without regard for the degree of risk involved greatly increase the time for study approval and reduce the number of studies conducted. So जितनी भी studies conduct होंगी वो उनको review किया जाएगा according to ethical consideration, उसमें degree of risk देखी जाएगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे और क्या क्या उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क होंगे। ये सारा जो है IRB या REC पहले इसको चेकआउट करेगा, फिर आपके प्रोजेक्ट को जो है एथिकली कंसीडर किया जाएगा कि आप काम कर सकते हैं।
ओके, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियर रिसर्च है, because the DHEW regulation did not resolve the issue of protecting human subjects in research. The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research 1978 में फॉर्म की गई. This commission was established by the National Research Act NRA, और इसने जो है एक पब्लिक लॉ दिया, ठीक है, which was passed in the 1974. The commission identified 3 ethical principles. जो कमीशन बनी 1974 में, उसने जो थे 3 मेन जो थे उसके आइडेंटिफाई एथिकल प्रिंसिपल थे दैट आर रेलिवेंट टू द कंडक्ट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स. जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट्स एज आ, उनसे रिलेटेड, उनकी रिस्पेक्ट से रिलेटेड, और प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस एंड जस्टिस. प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पर्सन इंडिकेट्स दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड एज ऑटोनोमस एजेंट्स with the right to self-determination and the freedom to participate or not participate in research. तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन्स जब उन्होंने बनाए तो उसमें कहा कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो लीगली जो है उनको विजडम या अलाउ होगा कि वो कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं अगर उन्हें कभी भी फील हो कि वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते या वो विथड्रॉ करना चाहते हैं. टोटली फ्रीडम पार्टिसिपेंट्स की होनी चाहिए. Those persons with diminished autonomy such as children, people who are terminally or mentally ill and prisoners are entitled to additional protection. So ऐसे लोगों को जो है आप नहीं लेंगे अपनी रिसर्च में जिनकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर नहीं होगी, जो मेंटली या फिजिकली मेंटली रिटार्टेड होंगे, इल होंगे परमानेंट या टेम्परेरीली, या फिर जो बच्चे होंगे या जो ऐसे लोग जो जिनकी डिसीजन पावर जो होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस एनकरेज द रिसर्चर टू डू गुड एंड अबव ऑल डू नॉट हार्म. सो जो हर चीज़ से जो है इम्पोर्टेंट वो है अवॉइडेंस ऑफ ह्यूमन हार्म एंड मैक्सिमम बेनिफिशियंस ऑफ द ह्यूमन. सो उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशेंस को जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर रखना होता है. और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है दैट ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड फेयरली इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट एंड द रिस्क ऑफ रिसर्च. तो इक्वली एंड विद द जस्टिस हमने सबको जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको डील करना है. सो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को भी हमने फॉलो करना है. बिफोर इट वॉज डिजॉल्व इन 1978 द कमीशन developed ethical research guidelines based on these are 3 principles and made recommendations to the US Department of Health and Human Services in the Belmont Rapid Information on this report and the 3 ethical principles: respect for person, beneficiaries and justice. These are 3 basic principles of ethics and also in our ethical consideration of research project. So आप भी जब research project करेंगे तो उसमें APA की जो ethical consideration guidelines है हम उनको follow करते हैं और बाकायदा अकॉर्डिंग टू आप अपनी रिसर्च के टॉपिक के एथिकल कंसिडरेशंस देंगे. सो दीज आर रेफरेंसेस.